जौनपुर गांव में झुमरू नाम का नाई अपनी पत्नी शमीला के साथ रहता था। वह बड़ा ही आलसी किस्म का आदमी था और थोड़ा बेवकूफ भी, लेकिन शमीली बहुत ही समझदार और तेज दिमाग की थी। एक दिन झुमरू भागता हुआ घर आता है। क्या हुआ, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? जैसे तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता पड़ गया हो। अरे अरे, वो चौधरी के लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या कर दिया तुमने? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी हरकतों से। तुमने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वह लोग क्या पागल है जो तुम पीटने आ रहे हैं? भी दरवाजे पर, अरे ओ झुमरू के बच्चे, बाहर निकल। क्या हुआ भाई जी, क्या बात है? कहाँ गया झुमरू का बच्चा? तुम्हें पता है वह चौधरी जी की हजामत बनाते बनाते सो गया और उसने बाला के साथ चौधरी के कान भी काट दिए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अब गांव में लोग उन्हें कनकता चौधरी कहेंगे। अपनी बकवास बंद करो। और कहाँ है वह झुमरू का बच्चा? भाई उसे माफ कर दो। अभी तो वह घर पर नहीं है। वापस आता है तो मैं खुद उसे लेकर चौधरी जी का पाया आऊंगी और उनके बचे हुए कान नहीं, मेरा मतलब है बचे हुए बाल कटवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। उस लेकर हमारे सामने आन की चौधरी के नौकर वापस चले जाते हैं और झुमरू कुछ दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलता। सुनते हो आज 4 दिन हो गए हैं तुम काम पर नहीं गए। कुछ काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? तुम तो जानती हो कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और रोज रोज मेरे पीछे काम पर जाने के लिए मत पड़ा करो, ठीक है? थोड़ा दिनों में भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। भीख क्यों मांगूंगा मैं? क्योंकि घर में रखा सारा राशन खत्म हो जाएगा, फिर भीख मांग कर ही गुजारा करना पड़ेगा ना। तुम्हारे आलस की वजह से कोई तुम्हें काम नहीं देता। हर समय तुम्हें सिर्फ सोना होता है। अब मुझे नींद आती है तो सोऊंगा ही ना। मुझे समझ नहीं आता दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो खड़े खड़े सोता है। अपना नींद की वजह से तुमने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। अब तो कोई हमारी मदद भी नहीं करता। झुमरू अपनी नींद की वजह से कितने ही लोगों के बाल काटते काटते कान काट चुका था और कितने लोगों को तो आधी मूंछ ही उड़ा चुका था। अब लोग झुमरू को हजामत के लिए नहीं बुलाते थे। एक दिन राजा जी के यहाँ 12 साल बाद बेटा हुआ है। उन्होंने अपना खजाना खोल दिया है। गरीबों को दिल खोलकर दान दे रहे हैं। तुम एक काम करो, राजमहल चले जाओ, महाराज से कुछ मांग कर लाओ। क्या मांग कर लाऊं? अभी क्या मैं ही बताऊं? खुद के पास भी थोड़ा दिमाग है कि नहीं? वहां लगा लो ना। झुमरू राजमहल जाता है महाराज, मुझे भी कुछ दान में दे दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? बोली, आज हम मुंह मांग दान दे रहे हैं। महाराज, यह तो मेरी पत्नी ने नहीं बताया, पर आप कुछ भी दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। और तुम कैसे आदमी हो? मैं मुंह मांगा दान दे रहा हूं। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। महाराज, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस सोने के लिए थोड़ा जमीन मिल जाए। ठीक है। महाराज झुमरू का गांव के बाहर एक सामान का टुकड़ा देते हैं और झुमरू खुशी खुशी घर वापस जाता है। आ गए तुम? क्या लाए हो? महाराज से जल्दी से 2 में कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। महाराज ने मुझे जमीन का टुकड़ा दिया। हे भगवान, तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? हम जमीन के टुकड़े का क्या करेंगे? यह तो तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पूछा था कि महाराज से क्या मांगना है, तुमने ही मुझे कुछ नहीं बताया। तो तुमने महाराज से क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ भी दे दीजिए। महाराज ने कहा कि वह मुंह मांगा इनाम दे रहे हैं। वह बार बार मुझे ही पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए मैंने उनसे कह दिया, तो मुझे तो जमीन पर सोने के लिए बस जगह चाहिए और महाराज ने मुझे जमीन का टुकड़ा दे दिया है। भगवान, सिर्फ सोना और सोना ही तुम्हारी जिंदगी में है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हमारे पास ना तो हल है ना खेत, जोतने के लिए बैल। तो हम उस जमीन का क्या करेंगे? कैसे खेती करेंगे उस जमीन पर? तुम खुद चली जाती। तुमने मुझे क्यों भेजा? बस यहाँ गलती कर दी मैंने। के पास भेज दिया। शमीला बहुत समझदार थी। उसने ठान लिया था कि वह इस जमीन पर खेती करेंगी। रात भर सांचने के बाद दूसरे दिन सुबह झुमरू को लेकर उस जमीन पर जात है। मेरी बात ध्यान से सुना जी। मैं जैसे जैसे करूंगी मुझे देखकर बस वैसे ही वैसे करते जाना और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
शमीली और झुमरू जमीन पर इधर उधर घूमने लगते हैं जैसे वह कुछ ढूंढ रहे हों। जैसे ही एक राहगीर को देखते तो जमीन पर बैठ जाती ने लोगों को ऐसा लगता कि वे दोनों उन्हें देखकर रुक गए। राहगीरों के साथ साथ नगर के 5 बड़े चारा की नजर भी शमीला और झुमरू पर पड़ती है। ऐसा लगता है कि यह दाना कुछ ढूंढ रहे हैं। इस जमीन पर तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे, हाँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब वे दोनों किसी को आते देखते तो एकदम से रुक जाते हैं, माना वह किसी दूसरे को यह नहीं बताना चाहते हैं कि वह दोनों क्या ढूंढ रहे हैं। काफी देर के बाद उनमें से एक चारा शमीली के पास आता है। क्या हुआ बहन, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा। अरे बहन, तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम बताओगी तो मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। शमीली पहले तो थोड़ी नानुक करती है, फिर चारा के बार बार कहने पर उसे बताती है, भाई, यह जमीन मेरे दादाजी की है। बहुत साल पहले उन्होंने जमीन में सोने और चांदी से भरा घड़ा कहाँ पर दबा दिया था। उस जग का सही पता बताने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं और मेरे पति उसी घड़ा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। हाँ बहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मजदूरी का सहायता से इस पूरे खेत को खोदना चाहिए, ताकि आसानी से तुम्हें वह घड़ा मिल जाए। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं मजदूरों को लाकर खेत की खुदाई करवात हूँ, लेकिन अब तो अंधेरा होने वाला है। बहन, तुम ये काम कल सुबह सुबह करवा लेना। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कल सुबह जल्दी मजदूरों के साथ आकर खेत की खुदाई का काम करवा लूंगी। वो दोनों घर घर वापस चले जाते हैं। वो चारा अपने बाकी 4 साथियों के साथ मिलकर पूरे खेत की खुदाई कर देता है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह शर्मिला और झुमरू खेत पर वापस आते हैं। देखा, तुमने खेत की खुदाई हो गई है। तुम यहाँ रुका और किसी से कोई बात मत करना, मैं अभी आती हूँ। शमीली गांव के बोने पास जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा गेहूं उधार दे दीजिए। उधार तो दे दूं, तुम वापस कैसे करोगी? तुम्हारा पति तो कुछ काम भी नहीं करता। मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ समय बाद में इसका 3 गुना गेहूं आपको वापस कर दूंगी। शमाली उस गेहूं को जमीन पर बो देती है। कुछ समय बाद उम्मीद से ज्यादा अच्छी फसल होती है, लेकिन सभी चारों का पूरा नजर शामिली और झुमरू पर होता है। गेहूं काटने के बाद शामिली संठ को 3 गुना गेहूं वापस कर देती है और कुछ गेहूं बेचकर थोड़ा सोना और चांदी के सिक्के खरीदती है। उस रात चारा शमीली के घर आते हैं। इस फसल में तुम्हें भी हिस्सा देना होगा, क्योंकि तुम तो जानती हो, उस जमीन की खेती लायक खोदकर हमने ही तैयार किया था। मैंने तुम्हें बताया तो था, उस जमीन में सोना मौजूद है। तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर सके, लेकिन वह घड़ा मुझे मिल गया। पर मेरे पास है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, ठीक है? तुम संभाल कर रहना, हम अपना हिस्सा खुद ले लेंगे। एक चारा घर में छुपकर बैठ जाता है, लेकिन शमीली उस चारा को अंदर छुपते देख लेता है। झुमरू चारा की बात से थोड़ा डरा हुआ था। तुमने बेकार में चारा से दुश्मना मोल ली, अब ना जाने वह क्या करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वह सोने और चांदी के सिक्के कहाँ रखे हैं? मैंने दरवाजे के नाच घड़ में सिक्के रखे हैं, उसके ऊपर मिठाई रख दी है। अब तो चारा में से सबसे समझदार में ही कहता, उस रात को जब ये दोनों सो जाए तो मैं वह घड़ा लेकर बाहर निकल आऊंगा। रात को दोनों के सोने के बाद वह बाहर छुप अपने साथियों के पास घड़ा लेकर जाता है। ये लो, मैं अकेले ही सिक्कों का घड़ा ढूंढ कर ले आया। तुम तो बड़े हिम्मत ही निकले। हम सब तो ऐसे ही तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तो मान गए, बड़ी मेहनत करी। चारा बोलता है, मुझे भूख भी बहुत लग गई है, इसलिए आते आते इस घड़े में थोड़ा मिठाई भी रख लिया है। चलो पहले हम सब बैठकर मिठाइयाँ खाते हैं। सारे चारा मिठाई निकालकर मुंह में डालते हैं, लेकिन शमीला ने मिठाई की जगह मिर्ची के लड्डू बनाकर रखे होते हैं, जिसे खाकर उनकी हालत खराब हो जाती है। दूसरे दिन सुबह वह सारे चारा बहुत गुस्से में वापस शमीला के घर जाते हैं।
आ गए तुम लोग। कैसा रही रात की दावत? तुम्हारा शक्ल देखकर लगता है दावत बड़ी ही स्वादिष्ट थी। चारा बोलता है, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया है। अब तुम सावधान रहना, हम तुम्हें शुले नहीं छोड़ गए। एक चारा मौका पाकर वहां छुप जाता है। शामिली चारा को छुपते हुए देख लेता है। रात को तुमने उन सिक्कों को कहाँ रखा था? मुझे तो चारा की बात से डर लग रहा है, ना जाने वह क्या करेगा। तुम फिक्र मत करो मेन। उन सिक्का को नीम के पेड़ पर लटका दिया है। वह उन चारा तो क्या उनके परदादा को भी नहीं ढूंढ पाएगा? चारा बोलता है, वो खुद को बड़ा समझदार समझते हैं। ये दोनों नीम के पेड़ से सिक्कों की पोटली तो हम बहुत ही आसानी से उतार लेंगे। घर के बाहर अपने साथियों के पास जाकर वह पेड़ की तरफ इशारा करता है। वो देखो, इन बेवकूफ न सिक्कों की पोटली ऊपर से पेड़ पर लटका रखी है। मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ, लेकिन वहां सिक्क नहीं, मधुमक्खियों का छत्ता होता है। चारा अंधेरे में छत्ते पर हाथ लगाता है तो एक मधुमक्खी उसके हाथ पर काट लेती है। वह अपने हाथ को अपनी कमर पर रगड़ता है। नीचे खड़े बाकी चारों को लगता है कि वह सिंक अपनी जेब में डाल रहा है। तभी एक दूसरी मधुमक्खी उस चारा को काटती है। वह फिर से अपने हाथ को जोर से झटकता है। नीचे से दूसरा चारा बोलता है, तुम ये जो कर रहे हो ठीक नहीं है। आज तक हमने जो भी चोरियां की है वह सब मिल बांट कर लिया है। आज तुम बेईमानी कर रहे हो। वह चारा बोलता है, मुझे किसी ने काटा। तभी दूसरी मधुमक्खियां उसके सीने पर काटती हैं। चारा जोर जोर से अपना हाथ सीने पर मारने लगता है। नीचे खड़े चारा को अब लगता है कि वहां सिक्का अपनी ऊपर की जंबों में भर रहा है। हमारे साथ बेईमानी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। रुक जाओ, मैं भी पेड़ पर चढ़ता हूँ। मधुमक्खी ने उससे भी काटा। उसने भी अपना हाथ अपनी कमर पर मारा। तीसरा चारा बोलता है, अरे कुछ तो शर्म करो, वह तो बेईमान हो ही गया था। तुम भी उसके साथ बेईमान हो रहे हो। सारे सिक्क नीच लेकर आओ, जो होगा मिलकर बांटेंगे। दूसरा चार कुछ बोलता, उसके पहले ही दूसरी मधुमक्खी ने उसे काट लिया। उसने फिर से अपने हाथ को कमर पर रगड़ा, लेकिन नीचे खड़े चारों को ऐसा लगा कि दूसरा चार भी अपनी जब में सिक्क भर रहा है। एक एक करके सारे चारा पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रुक जाओ तुम सब के सब अपनी अपनी जेब में सिक्कम भर लिए। तुमने अब बाकी के बचे हुए सारे सिक्क सिर्फ मेरे हैं और किसी का नहीं। वो पूरी ताकत से छत्ते पर हाथ मारत है, जिसकी वजह से मधुमक्खियां बुरी तरह से सबको काट लेती है और वह सब पेड़ से नाच गिर जाती है। मुझे नहीं लगता कि वो पाचा चारा कभी हमारे घर की तरफ वापस आएगा। लेकिन कुछ समय बाद घर के बाहर कुछ आवाज आने लगा। यह तो उन चोरी की आवाज है। ये फिर से वापस आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बेवकूफ को पहले भी चकमा दिया है और आज तो इनको सबक सिखाकर रहूंगी। उसने अपने पति की हजामत करने का उस्तरा हाथ में मजबूती से पकड़ा और खिड़की के पास खड़ी हो गई। खिड़की से अंदर झांका तो शमीला ने उसकी नाक काट दी। खिड़की पर कोई नुकीली चीज टंगी हुई है। ध्यान से एक एक करके सारे चारा ने खिंडका से अंदर जाने की कोशिश की और शमीला ने सबकी नाक काट दी। सिर्फ एक चारा की नाक बच गई। वह किसी तरह अपने साथियों को लेकर वहां से हकीम के पास गया। मुझे लगता है कि अब यह चारा कभी वापस नहीं आएंगे। उन्हें काफी सजा मिल चुकी है। तुम सही कह रही हो, मेरे साथ रहकर समझदार हो गई हो तुम। दूसरा तरफ चारा को यह समझ आ चुका था कि वो इतनी आसानी से शामली से कुछ नहीं ले सकते। इसलिए वह भेस बदलकर राजा के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं। महाराज, शमीली और झुमरू ने हमसे अपनी फसल का आधा हिस्सा देने की बात कहकर अपने खेत में खुदाई का काम करवाया। लेकिन बाद में जब फसल अच्छी हुई तो वह अपनी बात से मुकर गए। वह दोनों हमें फसल में कोई हिस्सा नहीं दे रहे। महाराज, आप हमें न्याय दिलाए, शामिली और झुमरू का दरबार में बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, इन चारा ने जो भी कहा है सब झूठ है। मैं भला क्या इन्हें अपनी फसल का हिस्सा दूं? इनके पास क्या सबूत है कि मैंने इन्हें हिस्सा देने का कहा था? और दूसरी चीज महाराज, आपने इन्हें पहचाना नहीं। ये आपके राज्य के वही चारा है जिन्हें सेनापति जी कब से ढूंढ रहे हैं। आज ही आपके सामने भेस बदल कर आए हैं। सेनापति चारों को पहचान जाते हैं। वह बोलते हैं, शामिली, तुम बहुत ही समझदार और वीर हो। हम तुम्हारी समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए।
इसलिए हम झुमरू को अपने महल में काम पर रखते हैं और तुमने राज्य के चारा को पकड़वा है, इसलिए हम तुम्हें इनाम में और जमीन देते हैं। इस तरह अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शामिली ने सिर्फ चारा को पकड़वा है, बल्कि झुमरू को राजमहल में काम भी दिलवा है और अपने घर की स्थिति को भी सुधार लेती है।